दे रहे थे कि हमें किसी भी समय काफ़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ सकता है। और जब 1400 फीट तक जब लेवल चला गया तब पानी छोड़ा गया और उससे बेहद तबाही जो है निचले इलाकों की हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की जो रिहाइश प्रभावित हुई है, लोगों की फसलें प्रभावित हुई है, लोगों के जो है मवेशी जो हैं वो बह गए हैं और उनको बाहर लाने का सबसे बड़ा मसला था। और राज्य सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए उस दिन 15 अगस्त को झंडा लहराने के लिए चलाया था, तो उसी समय हमने डिप्टी कमिश्नर को यहाँ भेज दिया था और सारी रेक्विजिशंस वगैरह कर दी थी और हेलीकॉप्टर्स से बहुत निर्णायक मदद हुई और बाकी जो है वहाँ पे उन्होंने किश्तियों से भी लोग निकाले हैं और लगभग 4000 लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिनमें से 2000 तो शुद्ध तौर पे सरकार ने निकाले हेलीकॉप्टर्स और कश्ती की मदद से, और बाकी जो है लोग खुद भी बाहर निकले हैं, कुछ लोगों ने निकाले हैं मदद करते हुए। लेकिन ये है कि जानी नुकसान को टाला जा सका और एक्शन की वजह से। और अब जो हमने आज दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों को विजिट किया है और हमने जहाँ पे लोग रह रहे हैं उन कैंप्स को विजिट किया है, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि कैंप्स में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सरकार के एक्शन से सेटिस्फाइड थे और उनका ये कहना था कि मदद जो है समय पर हमें पहुंची और हमारा जीवन जो है उस वजह से बच पाया। लेकिन लोग चिंतित हैं अपने कारोबार को लेके, अपनी ज़मीनों को लेके, अपने मवेशियों को लेके, पशुओं को लेके। और ये तय है कि रिवर ने कई जगह से कोर्स बदला है, काफ़ी जगह से रिवर जो है जो उसका मुख्य मार्ग था उससे हट के हो गई है। और जितने भी पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने बताया कि 1988 में ऐसा फ्लड आया था जो इससे भी भयानक था और उस फ्लड में सारे गेट खोल दिए गए थे और वो उसने नीचे तक बहुत तबाही मचाई थी। लेकिन इस दफ़ा जो है 35 साल के बाद फिर से हालात पैदा हुए पानी के और उससे नुकसान जो पहुंचा, जैसे हम आर्मी यूनिवर्सिटी के पास गए थे, वहाँ पर के जो है पूरे खेत बह गए हैं, रास्ता टूट गया है। हमने ट्रैक्टर्स की मदद से जो है उसको वहाँ पे पार किया और लोगों की बातें सुनी। और जो हमारा ये नेशनल हाईवे पे ब्रिज है उसके साथ के जो हमारे दो गांव हैं, उन गांव का भी ये कहना था कि हमारे यहाँ पे चैनलाइजेशन का बंदोबस्त किया जाए, वहाँ पे रिवर जो है तक के दूसरे गांव में चली गई है। कौन से ये हमारा मेन मार्ग है जो पठानकोट वाला। हाँ, तो वहाँ पे भी एक पंचायत एक है, गांव दो है, तो वहाँ भी बहुत संख्या में लोग हमें मिले। और उसके बाद जब हम अंदर के इलाकों में गए तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में गुर्जर बरादरी के हमें लोग मिले
और वो अपने पशुओं के साथ ओपन में अभी तक रह रहे हैं। और उनका ये कहना था कि हमें तरपाल और कुछ खाने की चीज़ों का बंदोबस्त करवाया जाए। कुछ हमने फौरी तौर पे उपलब्ध करवाए हैं, कुछ हम मॉर्निंग में उपलब्ध करवा देंगे, ताकि अभी तक वो खुले में रह रहे हैं और काफ़ी लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन इतने पशु उनके पास हैं कि उनको चारे की प्रॉब्लम आ रही है, मगर लोगों ने उनको पनाह जरूर दे रखी है और लोगों से भी हमारी बात हुई। और उससे आगे कोई एरिया में बिजली का प्रॉब्लम था तो हमने अथॉरिटीज से बात की और कोशिश होगी कि आज रात तक हम बिजली जो है उपलब्ध करा देंगे। और पानी की भी जो समस्याएं हैं उसके लिए हमने क्योंकि बिजली नहीं थी तो अब हमने जनरेटर्स के माध्यम से जो है स्कीम्स को एनर्जाइज किया है। और मुझे लगता है कि आज सारी जगह हम पानी वहाँ पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। और वैसे बिजली का जो है पोल्स बहुत गिरे हुए हैं, तारें गिरी हुई हैं, जिसको जब तक पानी नीचे नहीं आ जाएगा तब तक एक्चुअल असेसमेंट नहीं हो पाएगी कि कितना नुकसान हुआ है। और लोग जो मिले हमें, शिविरों में लोग मिले और उनके आंखों में आंसू है और दर्द है, वो साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका घर जो है वो जान से भी प्यारा होता है। घर छोड़ के आना और तो उनके कष्ट जो है वो नज़र आ रही थी कि वो अपना घर जाना चाहते हैं, वहाँ पे वापस जाके अपना घर देखना चाहते हैं कि क्या वो है या नहीं है। पशु हमारे जो थे बाकी वहाँ पे पीछे छूटे हुए, क्या वो वहाँ पे है या नहीं, या हमारा सामान है या नहीं। हालांकि कुछ लोगों ने अपने सामान जो है रेड़ों पे लाद भी रखा है। और लेकिन हमने उनसे यही आग्रह किया है कि जब तक ये पानी नीचे नहीं चले जाता तब तक उनके घर की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। और जैसे ही पानी, अभी मानसून का सत्र और है अभी, और मानसून के दौरान अगर अब पानी नहीं आता है तब हम आगे का राहत का कार्यक्रम वहाँ पे चला पाएंगे। लेकिन ऐसा भी धारणा है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये ज़मीनें जो हैं मालिकों की हैं, नुकसान हमारा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि सरकार इस नीति पे काम करे कि मुआवजा जो है मालिकों की बजाय जो है उनको उपलब्ध करवाया जाए, जो जिस पे गौर भी किया जा सकता है, किया जाएगा कि। और कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे घर, हम जीवन में 2 बार 3 बार घर बना चुके हैं, तो हम बार बार उजड़ रहे हैं, तो हमें सेफर प्लेसेस पे जो है ज़मीनें उपलब्ध करवाई जाएँ। तो अब प्रशासन से कहा है कि वो पता लगाएं कि कितने लोग हैं जो लैंडलेस हो गए हैं या जिनके पास आशियाना नहीं है, और वो उसका बंदोबस्त करने के लिए आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। तो बहुत संख्या में शिविर में भी मुझे सैकड़ों लोग मिले, हमने उनके साथ खाना भी खाया और हम उनसे उनकी दर्द की भरी कहानी भी जो उन्होंने अपनी प्रस्तुति की वो उसको भी हमने सुना। और उसके बाद हम दूसरी फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए थे और वहाँ भी लगभग ऐसे ही हालात हैं। लगभग 26-27 पंचायतें काफ़ी प्रभावित हैं और इनके लिए जो है खासतौर पे कांगड़ा जिला के पानी के लिए आज हमने प्रदेश में ही लगभग हमने एक पानी के लिए 61 करोड़ रुपया जारी किया है आज, और जिनमें 15 करोड़ रुपया हमने कांगड़ा को जारी किया है। और हमने अपने ऑफिसर्स को ये कहा भी है कि इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों पे का ज़्यादा ख्याल रखा जाए ताकि इनका पानी और दूसरी व्यवस्थाएं जो है हम जल्दी से शुरू कर सकें। 15 करोड़ जो जारी हुआ रिलीफ वर्क के लिए हुआ या रिस्टोरेशन के लिए हुआ? रिलीफ एंड रेस्टोरेशन, मरम्मत के लिए, राहत के लिए, जहाँ भी
61 करोड़ अभी हमने सारे में प्रदेश में जारी किया। उसका जो भी डिमांड कॉन्स्टिट्यूंसियों से आई उसके मुताबिक किया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये नुकसान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, और इसके लिए हमें और मदद मुहैया करवानी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी हमारा जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसको 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और क्योंकि हमारी स्कीमें सारी जो हैं वो पानी के किनारे है, हमारा सोर्स, हमारा पंपिंग मशीनरी, हमारी लाइन ये क्योंकि नदियों के किनारे हैं, नालों के किनारे हैं, तो इसलिए बहुत मेजर नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम पूरे प्रदेश में चाहे अल्टरनेट सोर्स से पानी दे रहे हैं, चाहे हम टैंकर से पानी दे रहे हैं, चाहे हम हैंडपम्प को एनर्जाइज करके कर रहे हैं, चाहे अब हमने स्कीमों के पास जनरेटर हायर करने की परमिशन दी है, तो पानी हम सारी जगह मुहैया करवाने में काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। क्योंकि पहले कुल्लू में भी यही स्थिति थी, वहाँ पानी मुहैया करवाना बहुत बड़ी चुनौती थी। मंडी में पानी उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती थी। अब मंडी में फिर हमारी जो मेन स्कीम है सेकंड चरण में, फिर उसमें 32 किलोमीटर लंबी लाइन है, वो ऊहल से लेके आते हैं, उसमें फिर से वो गाद भर गई है, तो वहाँ फिर मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमारे सारे ऑफिसर्स जो भी हैं जल शक्ति के, वो राइट फ्रॉम इंजीनियर इन चीफ इंजीनियर, एससीज एंड एक्सियन, एसडीओज और फ्रंट लाइन वर्कर, सभी जो है 24/7 काम कर रहे हैं। सभी की छुट्टियाँ रद्द की हुई हैं, और सारे चीफ इंजीनियर्स एंड एससीज वो सब हमारे साथ लगातार संपर्क में हैं। और जहाँ से भी हमें सूचना मिल रही है कि पानी नहीं है, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं पानी उपलब्ध कराने की। तो टोटलिटी में प्रदेश में 350 के आसपास डेथ्स हो चुकी हैं, और हर जिला में जहाँ भी हम पता करते हैं, कुल्लू में 50 के आसपास डेथ्स हुई, उसके बाद मंडी में 50 के आसपास डेथ्स हुई है। तो 50 के आसपास लोग जो है अभी मिसिंग भी हैं। अभी मैं जो इसी जिला से एडवोकेट की वाइफ की जो डेथ हुई, मैं उनके घर भी जाके आया, और बहुत दुख की बात है। और वो लड़की जो है उसने शादी के बाद MA की, BEd की, MPhil की, PhD की, और सिरमौर में नौकरी की, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नौकरी हासिल की, और उनकी बिटिया पीछे रह गई है। फिर बहुत दुख मसला था, उनके भी घर में जाके आए, और तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी राहत दी जा सकती है। रिलीफ एंड रेस्टोरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, हमारे सारे मंत्री फील्ड में हैं और सारे MLA फील्ड में हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आई मस्ट अप्रिशिएट हमारे जो MLA हैं मानी सिंह पठानिया और मलिंदर राजन, इन लोगों ने 24/7 काम किया है, और फील्ड में लोगों ने खुद ये कहा है कि MLAs की प्रेजेंस से और मदद से जो है इस अभियान को जो है तेजी मिली है। और बिल्कुल साथ में हमारे माननीय मंत्री जी चंद्र कुमार जी लगातार इसी क्षेत्र से हैं और फील्ड में लगातार बने हुए हैं, और इनके मार्गदर्शन में सब लोग यहाँ पे काम करते रहे हैं। तो ये कहना, क्योंकि IPH के अभी मैं केंद्रीय मंत्री से मिल के आया हूँ, और ब्यास की चैनलाइजेशन सिर्फ कुल्लू में या मनाली में नहीं है कि वो यहाँ तक आ रही है, आपके एकाग्रा तक, तो बहुत आगे तक जो है। लेकिन जो फर्स्ट चरण में जो एक प्रोजेक्ट बना था कोई पुराने समय में, वो 1700 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट था। तो मैं अपने ऑफिसर्स की सारी टीम के साथ केंद्र से मिल के आया हूँ, और उनको मैंने
स्थितियों से अवगत भी करवाया, क्योंकि जल जीवन मिशन अभी चल ही रहा है और उसमें भी हमें 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, क्योंकि समापन की तरफ जा रहा है। तो उसकी योजनाएं भी हमारी काफ़ी इफेक्ट हुई हैं। तो हमने उनको कहा कि जो स्कीमें इफेक्ट हो गई हैं उनको आप फ्रेश ट्रीट करें, जो अभी मिशन ख़त्म होने से पहले ही जो गुजर गई हैं। तो अभी उन्होंने कहा था कि हम इस बारे में कैबिनेट में मसला लेके जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि हम कैबिनेट में जाएंगे और वहाँ पे ये स्थिति रखेंगे। लेकिन ये है कि चाहे वो फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट हैं, चाहे जल जीवन के प्रोजेक्ट हैं, नुकसान भारी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि पानी उपलब्ध हो रहा है किसी भी तरह से। जितनी ताकत लगाई जा सकती है वो हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। और कल हम नूरपुर क्षेत्र में जो है यहाँ पे सुबह मीटिंग करेंगे और आगे जो भी यहाँ पे करना है तो वो कल हम देखेंगे। क्योंकि कल शाम को मेरा कार्यक्रम पालनपुर में है और परसों मंडी में है। तो लेकिन कल दिन में अवेलेबल है पूरी तरह। और चौधरी साहब भी हमारे सीनियर लीडर हैं, कुमारी सिंह पठानिया जी के फादर रहे हैं। इन्होंने पानी और कृषि वगैरह पे बहुत काम किया है, जो अभी मैं फील्ड में जाके मैंने देखा और मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे किसी समय में काफ़ी अच्छा काम हुआ। और उसी के चलते एक तो शाह नहर का प्रोजेक्ट ही सारा बना और शाह नहर का प्रोजेक्ट जो है वो इलाके के लिए वरदान है। और अब उसमें अगर हम 100 करोड़ रुपए के आसपास कहीं खर्च लें और चैनल्स का बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे, जिसके बारे में चौधरी साहब एक दिन मेरे साथ डिस्कस करने भी आए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियाँ एग्रीकल्चर के हिसाब से या इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आगे ये एग्रीकल्चर के हिसाब से बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। काफ़ी हद तक उसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं ये भी बहुत बड़ा काम है। चैनल्स बने हैं, नहर जो है छोटी नहर है वो बढ़ाई गई है। और उसके बाद जहाँ तक आप फीना सिंह प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो फीना सिंह प्रोजेक्ट पे 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ स्टेट का। और मैं बहुत हैरान हूँ कि 300 करोड़ खर्चा करने टनल बन गई, सोर्स बन गया, आधा उजड़ा हुआ डैम बन गया और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ठप कर दिया गया और वो सालों साल से ठप है और उसकी पैरवी नहीं हुई। उसकी एनवायरनमेंट जो है क्लियरेंस ही लैप्स हो गई। अब हमने उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस रिवाइव की है 26 तक, अब उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस हुई। अब दूसरा ये है कि 343 करोड़ रुपए उसको चाहिए, उसकी जो लागत है वो बहुत आगे बढ़ गई। और हमने उसको फिर इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए दिल्ली हमने प्रयास किए और हमें अब उसकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस मिल गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। पहले स्टेट ने तो कर दी, स्टेट से सारी क्लियरेंसेस हो चुकी हैं। जितने ऑब्जेक्शन लगे हर तरफ से हमने उनको हल करके इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस में लगा के और इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस भी उसकी हो गई और हमें फंडिंग की एश्योरेंस भी मिल गई। तो इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड योर बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मान लिया कि क्योंकि ऐसा है जिस भी किसी योजना पे राज्य 50% खर्च कर देता है उसको केंद्र 50% फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हमने इस पे खर्चा किया हुआ था। दूसरा उन्होंने जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हुए थे उसमें फीना सिंह का प्रोजेक्ट था, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस नहीं हुई थी।
अब हम इसमें आगे बढ़ने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। 300 कितना है इसका ड्यूज? 343 करोड़। और सेकेंडली जो है जो प्रोजेक्ट हमारे माननीय चंद्र कुमार जी के की दिल के बहुत करीब है, और सूखाहार प्रोजेक्ट जो है लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस की कमेटी से ही थ्रू नहीं हुआ। 8 साल मैं की थी रिपोर्टिंग इसकी, बहुत साल उसमें क्लियर नहीं हुआ। और अब जो पीछे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी हुई, कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें सूखाहार को थ्रू कर दिया गया। और हमने सेंटर से रिक्वेस्ट किया है कि सिंचाई में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय औसत से नीचे है, तो इससे नेशनल औसत से हम नीचे हैं। तो हमने उनसे कहा कि इस प्रोजेक्ट को स्पेशल प्रोजेक्ट मानते हुए आप हमारी जो है मदद करें। और अब वो दिल्ली में इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए लगेगा। स्टेट ने क्लियर कर दिया? स्टेट ने कर दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पाले में अब ये जा रहा है, और वहाँ भी हम अपने ऑफिसर्स की टीम्स को लगातार भेज रहे हैं कि इस पे काम करें। थर्ड, कल ही हमारी एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हुई घुमारवी के सीर खड्ड की, वो 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और जो है उसका भी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस लड़की हुई। प्रोजेक्ट का नाम है सीर खड्ड। सीर इसका क्या है? प्रोजेक्ट क्या है? इरिगेशन चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट है। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस में कल थ्रू हो गया। और एक ऊना की स्वां की चैनलाइजेशन फेज 5 जो है 338 करोड़ रुपए का, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए थ्रू हो गया सेंटर से। दो क्लियरेंस अभी क्लियर? 338। एक तो इन प्रिंसिपल आई है ना? नहीं, वो भी क्लियर है पैसा की नहीं, इन प्रिंसिपल का तो मतलब ये है कि सिद्धांत तौर पे फंडिंग शुरू करने के लिए मान लिया गया, तो बस सबकी फंडिंग के लिए यही स्थिति है। और अब हम प्रयास कर हीना सिंह को हम निश्चित तौर पे अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये चैनलाइजेशन यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि चौधरी साहब का सूखाहार दिल की थी, सत्यनारायण जी का दिल का वो था फेज 4 थी, फेज 5 थी, क्योंकि ऊना जिला में 1500 करोड़ रुपए लगा के चैनलाइजेशन हुआ, और देश का ये अनूठा प्रोजेक्ट है। और इसीलिए इस दफा आप देख रहे हैं कि जितनी भी बाढ़ आई, भयंकर बारिश हुई, तो इस बार ऊना जो है उससे जो है बचाव रहा उसका। नहीं तो 1988 में तो आपको मालूम है कि श्री राजीव गांधी जी को वहाँ पे आना पड़ा था देखने के लिए। तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हम लगातार काम कर रहे हैं। रिवाइव आपने किया, कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। और खासतौर पे पानी की स्कीमों को लेके डिपार्टमेंट पूरी तरह गंभीर है, और सिंचाई को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। नक्शल में जो इफेक्ट हुई है फ्लड के कारण या रेन की, लेकिन पानी पीने के पानी में हमने पूरा दबाव जो है विभाग पे रखा। हालांकि मैं ये आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग पानी की स्कीमें बहाल कर रहे हैं उनके घर में भी पत्नियां हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, लेकिन आपने कल ही एक वीडियो देखा होगा कि गले तक डूबा हुआ कर्मचारी हमारा जो है रेंच डाल के जो है उसके स्कीम ठीक कर रहा है, और ऊपर पहाड़ पे जो है रस्सी के सहारे चढ़ के जो है एक व्यक्ति जो है स्कीम ठीक कर रहा है, या पूरे अंदर पानी में जाके उफनती नदियों में जाके वेल्डिंग कर रहे हैं। तो मैं आई मस्ट अप्रिशिएट, और मैं कर्मचारियों की और अधिकारियों की दाद देना चाहता हूँ, और कि वो इस तरह से काम कर रहे हैं। और मेरी ये कोशिश भी होगी कि इस मानसून के बाद किसने कितना काम किया उसका एनालिसिस करके ऐसे लोगों को रिवार्ड किया जाए, क्योंकि बहुत स्थानों पे हमने देखा कि 3-3 दिन अफसर और कर्मचारी घर नहीं गए,
उन्होंने कपड़े नहीं बदले, उन्होंने टूथपेस्ट तक नहीं किया, लेकिन स्कीमें बहाल की। ये जज्बा, ये जुनून जो है, तो ऐसे और जो लोग हमारे जैसे मनमौर के एक हमारे कर्मचारी की डेथ हो गई, तो जिनकी भी डेथ जो है इस नेचुरल कैलेमिटी के दौरान हुई होगी, हम उनको निश्चित तौर से उनके परिवार को नौकरी देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके जो है स्कीमें तो ठीक की, लेकिन अपना जीवन गंवा दिया। तो ये सारे मसले हैं। बाकी यहाँ तक हमारी ट्रांसपोर्ट का सवाल है, ट्रांसपोर्ट हमें लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। हालांकि हमारे पास 3200 बसें हैं और 3600 रूटों पे हम चलते हैं। हमें जो मेजर लॉस इसमें हो रहा है वो ऑपरेशनल लॉस है, क्योंकि बसें चल नहीं रही हैं, और इसलिए जो है मेजॉरिटी जगह बस ना चलने का जो नुकसान होता है वो हमें हो रहा है। और जो लॉन्ग रूट है, हमारी इनकम का साधन वही है, या वॉल्वोज है या लॉन्ग रूट हैं जो दिल्ली को चलते हैं। जैसे मनाली दिल्ली बंद हो जाए, कुल्लू मनाली बंद हो गया तो हमारा वहाँ पे हमें नुकसान होना शुरू हो गया। शिमला से जो है दिल्ली बंद हो गया तो वो हमें नुकसान होना शुरू हो गया। तो एक दिन तो हमारे सिर्फ 100 बसें चली, और क्योंकि ग्रामीण रूट बहुत ख़राब है, तो HRTC को भी नुकसान हो रहा है। और HRTC पहले ही घाटे का संस्थान है, लेकिन इसको हम वेलफेयर स्टेट के नाते ये हम शुद्ध व्यापारिक नज़रिया इसमें नहीं लगाते। हम इसमें मानवता का और सोशल एंगल्स देख के भी हम बसेस को चलाते हैं, और लोगों की मांग पे दूर दराज दुर्गम इलाकों पे, ट्राइबल इलाकों में हम बसें बसें हम चलाते हैं, जहाँ दिल्ली ले को 2-2 दिन लगते हैं। तो क्योंकि प्रदेश में ना तो हवाई मार्ग है ना रेल मार्ग है, तो बसें ही एकमात्र साधन है। तो कोशिश हो रही है कि जनता को अपने गंतव्य स्थलों पर पहुँचाया जा सके। सर, एक क्वेश्चन है कि हर साल बारिश और लैंड स्लाइडिंग होती है तो लोग बेघर होते हैं। भूमि लोड तो गवर्नमेंट घोषणा तो करती है, लेकिन वो सालों फाइलों में अटका रहता, तो आपकी सरकार नहीं आई है। कोई ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिससे ये मतलब कि साल के अंदर अंदर ही भूमि अलॉट भी हो जाए और मकान भी बन जाए? नहीं, ऐसा है कि अभी काफ़ी योजनाओं में फेरबदल हो रहा है। रिलीफ मैनुअल में भी हमने काफ़ी बड़ा फेरबदल किया है। जहाँ किसी को 10,000 मिलते थे वहाँ 1 लाख रुपये देने का बंदोबस्त हो रहा है। या जो है ज़मीन भी, या जिन लोगों को लैंडलेस है उनको ज़मीनें देनी है। तो ये है कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की हो सके, और उस पर हम निश्चित तौर पे आने वाले इसमें भी फोकस करेंगे। उसका टाइम बाउंड होना चाहिए। फाइल घूमती रहती है, यहाँ से जाएगी DC ऑफिस में फंसे नहीं, अब चेक सिस्टम होना चाहिए। नहीं, इस समय तो मैं देख रहा हूँ कि जो खासतौर पे मानसून के दौरान जो मदद का मसला है, उसमें काफ़ी कोशिश हो रही है कि फाइल ना भी चले लेकिन व्यक्ति तक मदद पहुँचे। और ऑफिसर में हम ये कॉन्फिडेंस भी पैदा कर रहे हैं कि यू आर एन ऑफिसर और आपको कुछ चीज़ों में मानवता की दृष्टि से एक्ट करना है। तीसरी एक प्रश्न है कि आपका भी घड़ी में जो आपका विपक्ष है BJP का, वो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, आपका क्या? देखिए, वो अपनी भूमिका कर रहे हैं। हमें पक्ष में बिठाया है तो हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अपने विपक्षी साथियों को कि सत्ता का मुंह बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं सत्ता छोड़ क्यों नहीं देते, ये क्यों नहीं कर देते। अरे भाई, आपको हटा दिया, आप अपना काम करो। बार बार यही सोच आप रखते रहोगे कि जी हम कब सत्ता में आएंगे, इसकी बजाय जो है जैसी आपदा है उसमें जनता की मदद करने का प्रयास करो। जो फाइनेंसिंग स्कीम का जो गति थी, और स्पेशली मैं फिर मेंशन करना चाहता हूँ कि
सत महाजन जी का एक सपना था और उसको ये गति देके, जैसे इन्होंने कहा कि कई सालों से ठप पड़ा था, ये पिछले 6 महीने के अंदर जिस मकाम पे प्रोजेक्ट पहुंचा दिया, हमारी नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, आधी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उसमें कवर हो जाएगी। सो मैं ऑन रिकॉर्ड धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, मुख्यमंत्री जी का। मैं ऑन रिकॉर्ड